Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. नमस्कार श्रोताओं, मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की आज की प्रमुख खबरें। आज यानी 5 अप्रैल 2026 विक्रम संवत 2083 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया है। सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण शुरू। पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना। भारत में 16वीं जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में की जा रही है। सरकार ने जनगणना अधिकारियों को टैबलेट और मोबाइल ऐप दिए हैं, जिसके माध्यम से घर घर जाकर डेटा दर्ज किया जाएगा। इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल समय बचेगा, बल्कि डेटा की सटीकता भी बढ़ेगी। जनगणना के दौरान परिवारों से शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने इस बार युवा चेहरों और महिलाओं को अधिक मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपने पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों पर फोकस किया है। राज्य में चुनावी माहौल गर्म है और सभी पार्टियां अपने प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का आरोप, बिहार के मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कुछ इलाकों में बिहार के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। टीएमसी का कहना है कि यह बाहरी वोटरों को शामिल करने की कोशिश है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों ने टीएमसी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। असम में आज अमित शाह की रैली, पुडुचेरी में पीएम मोदी का रोड शो। चुनावी मौसम में नेताओं की रैलियां लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने विकास योजनाओं, सुरक्षा मुद्दों पर अपनी बात रखी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी में रोड शो कर रहे हैं, जहां भारी भीड़ उमड़ी। दोनों राज्यों में चुनावी माहौल चरम पर है और पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटी हैं। मुंबई में एलपीजी सप्लाई संकट के कारण प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। इसका असर खास तौर पर छोटे रेस्टोरेंट, ढाबों और प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है, जिनके लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है। कई मजदूरों ने अपने गांव लौटने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी और अतिरिक्त स्टॉक भेजा जा रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195 रुपये 50 पैसे बढ़े। व्यवसायों पर असर। देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से लागत बढ़ रहा है और उन्हें मेन्यू के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण यह समायोजन जरूरी था। देश भर में जेट फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर। एविएशन सेक्टर पर भारी दबाव। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल की कीमतें इस महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। एयरलाइंस कंपनियों ने संकेत दिया है कि इससे हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। कई एयरलाइंस अपने पहले ही ऑपरेशन खर्चों में कटौती कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले महीनों में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। अब सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खबरें।
5 अप्रैल को डे लाइट सेविंग समाप्त, घड़ियां 1 घंटे पीछे। ऑस्ट्रेलिया में इस रविवार 5 अप्रैल 2026 यानी आज 2 बजे डे लाइट सेविंग समाप्त हो गई। NSW, विक्टोरिया, ACT, साउथ ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया में घड़ियां 1 घंटा पीछे करनी पड़ी। इस बदलाव से शामें जल्दी अंधेरी होंगी, लेकिन आज लोगों को एक अतिरिक्त घंटे की नींद मिली। क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में समय वही रहेगा। सरकार ने SAS सैनिकों को मध्य पूर्व भेजे जाने की खबरों का खंडन किया। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने SAS सैनिकों को मध्य पूर्व भेजा है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं है और केवल रक्षात्मक भूमिका निभा रहा है। विदेश मंत्री पेनी वोंग 40 से अधिक देशों के मंत्रियों से मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से खोलने पर चर्चा कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग नियमों में बड़ा बदलाव, मोबाइल उपयोग पर तुरंत लाइसेंस निलंबन। अप्रैल 2026 से पूरे देश में कड़े ड्राइविंग प्रतिबंध लागू हो गए हैं। अब मोबाइल फोन का उपयोग हाई रिस्क अपराध माना जाएगा। लर्नर और पी प्ले ड्राइवर पहली गलती पर 3 महीने का लाइसेंस निलंबित। फुल लाइसेंस ड्राइवर 12 महीनों में 2 बार पकड़े जाने पर अनिवार्य प्रतिबंध। AI आधारित कैमरे अब कार के अंदर भी फोन पकड़ने की गतिविधि पकड़ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए मेडिकल ड्राइविंग नियम लागू, लाइसेंस रद्द होने का खतरा। 75 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवरों के लिए अब फिटनेस टू ड्राइव टेस्ट अनिवार्य हो गया है। 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए हर साल मेडिकल समीक्षा जरूरी है। कॉग्निटिव समस्याओं वाले ड्राइवरों को डे लाइट ओनली या सीमित दूरी वाले लाइसेंस दिए जा सकते हैं। समय पर मेडिकल प्रमाण पत्र न देने पर लाइसेंस स्वतः निलंबित हो जाएगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी का राष्ट्र को संबोधन, ईंधन संकट पर चेतावनी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को मध्य पूर्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले हफ्तों में सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन संकट के कारण आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। 1 अप्रैल से ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर 3 गुना आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य बीमा, बिजली और होम लोन महंगे। 1 अप्रैल 2026 से ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर 3 बड़े वित्तीय झटके लगे हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में औसतन 4.41% की बढ़ोतरी। बिजली बिल बढ़े क्योंकि ऊर्जा रिबेट समाप्त हो गए। होम लोन की मासिक किस्तें RBA की दर बढ़ने से और महंगी। सरकार ने ईंधन एक्साइज में कटौती कर कुछ राहत देने की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर जेन गुडॉल डे की घोषणा, पर्यावरण संरक्षण को नई प्रेरणा। 3 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार डॉक्टर जेन गुडॉल डे मनाया गया। सिडनी के टारोंगा जू में उनकी स्मृति में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। जेन गुडॉल के संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई। आइए अब देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध तेज, कई देशों में तनाव चरम पर। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध लगातार भड़क रहा है। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के मेडिकल रिसर्च सेंटर, स्टील प्लांट और पुलों पर हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई को अवास्तविक बताया। 2 ब्रिटेन लड़ाकू विमान गिराए गए, 1 पायलट लापता, तनाव और बढ़ा। ईरान ने 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराने का दावा किया है। लेबनान में UN पोस्ट पर विस्फोट, 3 शांति सैनिक घायल। आबू धाबी गैस सुविधा पर मलबा गिरा, 1 व्यक्ति की मौत, 4 घायल। वैश्विक LNG सप्लाई पर संकट, ईरान युद्ध से गैस मार्ग बाधित। PS5 और PS5 Pro की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी, गेमर्स पर असर। सोनी ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल 2026 से PS5, PS5 डिजिटल एडिशन और PS5 Pro की कीमतें कई देशों में बढ़ा दी जाएंगी। अमेरिका, यूरोप, जापान सहित कई क्षेत्रों में नए कीमतें लागू हो जाएंगे। कंपनी ने कहा कि यह कदम वैश्विक आर्थिक दबावों के कारण उठाया गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे सभी ईसाई भाई बहनों को ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और मैं रंजना रमन।
हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। आप हमारे साथ 2 घंटे बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, और हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहिए तो हमें और अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0413385976। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो गीत के बीच में अगर फ़ोन करेंगे तो हमारे पास टाइम अच्छा रहेगा आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए और फिर आपको लाइव लेने के लिए। तो रंजना जी, आज के कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है? जी हाँ श्रोताओं, तो आज हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक मनोरंजन से भरा प्रोग्राम दिखाएं और सुनाएं। तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, ईस्टर की शुभकामनाएं हमारे सभी ईसाई भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने समाचार सुना और इसके बाद हम एक छोटा सा विचार सुनेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी हिंदू नववर्ष के ऊपर, और फिर जैसा आप सब जानते हैं आज से डे लाइट सेविंग ख़त्म हुई है, तो हम वो भी उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। कुछ इंटरव्यूज़ सुनेंगे और कुछ गीत सुनेंगे, एक अच्छा सा भजन सुनेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपका मनोरंजन करें। और कृपया आप हमें अपना फीडबैक दें। जैसा प्रदीप जी ने कहा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें एक मौका देता है इम्प्रूव होने का। और श्रोताओं, सिडनी में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भावना के आ रही है लोगों में। लोग बहुत सारे कार्यक्रम में जा रहे हैं, मंदिर में पूजा वगैरह भी हो रही है। और धवल जी आ रहे हैं, 11 से 15 तक उनके कार्यक्रम है। वो रामचरितमानस पर प्रवचन देने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, स्पेशली भारत में। तो वो यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं। उनके साथ हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, उसको हम सुनाएंगे। इसके अलावा हम एक बहुत छोटा सा सेगमेंट हमने लिया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के सेगमेंट को हम सुनाएंगे, तो हम उसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब सुनते हैं आज का विचार रंजना जी से। श्रोताओं, सुनते हैं आज का विचार। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी दिशा बदल सकती है। दुनिया में शांति तभी आएगी जब हम अपने भीतर की शांति को बचाए रखेंगे। यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। समाज में सकारात्मक बदलाव हमेशा व्यक्ति की सोच से शुरू होती है, न कि बड़े राजनीतिक निर्णयों से। ये मुझे याद दिला रहा है हरिवंश राय बच्चन की कविता, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। जब दुनिया में अंधकार हो, निराशा हो, तब एक दिया उम्मीद की रोशनी का और एक दिया उस अंधकार को दूर करने का जो पहला प्रयास है, वो हमें जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए
रोज कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधी लाए इहाँ पग उधारो। तेरी तके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही सोख निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्योर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तबे हनुमान, जु बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देहु सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। देवी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो रंजना जी, अब बात कर लेते हैं अपने कवि योगेश जी के बारे में। जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं जो आपके मन में छा जाते हैं। तो ज़िंदगी कैसी है पहेली से लेकर रिमझिम गिरे सावन और रजनीगंधा फूल तुम्हारे तक, योगेश के गाने आसान शब्दों में भी मुश्किल इमोशन जगा सकते हैं। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने एक बार कहा था, मेरे कुछ सबसे पसंदीदा गाने योगेश जी ने लिखे थे। वह बहुत शांत जीनियस थे। उनके शब्द नॉर्मल बातचीत से लिए गए थे और फिर भी बहुत पोएटिक थे। उन्होंने कहा और कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए लिरिसिस्ट उनका पसंदीदा गाना है। अपने लिरिक्स से कई दिलों को छूने के बावजूद योगेश ने अपनी ज़िंदगी के बाद के साल लाइमलाइट से दूर अंधेरे में बिताए, एक ऐसी इंडस्ट्री की अनदेखी झेलते हुए जिसने कभी अपने सबसे बड़े सिस्टम के ओपनिंग क्रेडिट्स में उनका नाम दिखाया था। 2018 में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में गीतकार कवि ने कहा था, सालों हो गए जब मेरे पास गाने मांगने कोई आया था। मैंने 1990 के दशक के आखिर में कुछ फिल्मों के लिए लिखा था, लेकिन वे फिल्में कभी रिलीज़ नहीं हुई। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लोग मुझे भूल गए। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कैसे शोहरत और सफलता खासकर फिल्म इंडस्ट्री में पल भर की होती है। जी प्रदीप जी, आप देखेंगे बहुत सारे गायकों और बहुत सारे गीतकारों का ऐसा कुछ अनुभव रहता है, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही टेम्पररी सक्सेस देती है और भुला देती है कई बार। और ये काफ़ी दुखद है कि इतने बड़े गीतकार को आप अगर धीरे धीरे भुला देते हैं और वो एक गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं, तो एक दुखद पहलू जो है वो बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री का हमारे सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस गीत को देखिए कितना सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। इसे सुनिए और इसको ध्यान से सुनिए और इसका मजा लीजिए। और कई बार जो गायक होते हैं उनको अच्छी गीत अगर मिलती है तो उनका फेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गायक अच्छा होता है, गीतकार अच्छा है, गायक अच्छा है और फिल्म भी अगर हीरो भी हाँ, फिल्म भी अगर अच्छी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। भाग्य की बात है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह रहे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। रंजना जी। जी प्रदीप जी, कैसा लगा आपको गीत? मैं ये फिल्म मेरे हस्बैंड के कहने पर बहुत बार देखी हूँ आनंद, और जब मैं ये गीत सुन रही थी मेरे सामने राजेश खन्ना दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं गीतकार जो है वो छुप जाता है। जो हीरो की इमेज होती है वो इतना इतना व्यापक होता है कि उसके पीछे आवाज़ कहीं दब जाती है। अच्छा, आपने कहा कि आपने कई बार देखी, क्यों देखी कई बार? क्योंकि मेरे हस्बैंड देखते हैं, और सच पूछूं तो मैंने योगेश गौर, इनका नाम शायद नहीं सुना था। बहुत लोगों ने नहीं सुना जी। इनके पहले नाम से ही अधिकतर लोग जानते हैं, योगेश, जो जानते हैं। नहीं तो इन्होंने 70s 80s में इतने सुंदर गीत लिखे थे, और सुनाएंगे आपको, बाकी बहुत सारे गीत हैं इनके। और अगला गीत हम सुनाने से पहले एक स्पॉन्सरशिप मैसेज आते हैं। जी हाँ, और सर प्रदीप उपाध्याय जी ने लिखा है कि ऐसा ही कुछ हश्र गोपाल दास नीरज जी का हुआ था, कि नीरज जी के ऐसा ही होता। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर जो कवि होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। और
पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है। अब आई थिंक गीतकार जो है वो अब खुलकर सामने आते हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, लोगों को बहुत कम कवरेज मिलता था, नहीं जानते थे लोग कि गाना गाया किसने है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के गीतों में इतनी गहराई नहीं होती जिस तरह से इन्होंने, बिल्कुल, है ना, जितनी गहराई उन दिनों के आज म्यूजिक टेक ओवर कर लेता है। अच्छी म्यूजिक जब तक नहीं हो लोग सुनते नहीं है, और वर्डिंग बहुत कम इम्पोर्टेंस रह जाता है। बट ये गाना अभी हमने सुना, एक पूरी फिलॉसफी इतने सादे और सिंपल अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए हम एक स्पॉन्सरशिप मैसेज बजाते हैं, उसके बाद एक और बहुत सुंदर सा गीत बजाते हैं। उसके बाद योगेश जी का, क्या चीज़? योगेश जी का ही है। उसके बारे में बात करेंगे उस गाने को सुनने के बाद। जी भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। आंटी आप कहानी सुनाओगी? जरूर सुनाऊंगी। इधर आओ। बोलो कौन सी कहानी सुनोगे? तोते और बंदर की। अच्छा, जरूर सुनाऊंगी। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं
सपने उनके मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो रंजना जी, कैसा लगा गीत आपको? ये गीत भी मैंने बहुत बार सुना है और ये मूवी जो रजनीगंधा है वो भी बहुत बार देखा है, और रीज़न बीइंग द सेम। बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक वर्ड, एक लाइन है, प्रदीप जी आपने नोटिस किया होगा, कितना सुख है बंधन में। शायद उसको समझने के लिए एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो आज़ादी आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी, बट एक अलग तरह का एक जो फिलॉसफी है कि बंधन में अपना एक सुख है, और ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बंधे हैं और वो खुश हैं। तो एक इसमें एक अगर आपने मूवी देखी है तो इसमें एक कश्मकश दिखाया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। ये वाली फिल्म आपने कितनी बार देखी है? बहुत बार देखी है मैंने। और मैंने ये गाना भी बहुत बार गाया भी है मैंने एक्चुअली, ये गाना जब मैं कॉलेज में थी और जो कुछ ना कुछ सबको कुछ करना था तब मैंने यही गाना गाया था, क्योंकि उस समय मेरी तुरंत शादी हुई थी और मैं कॉलेज गई थी MBA करने के लिए। तब जी हाँ, तो बहुत बार सुना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और मुझे लेकिन आज ये पता चला कि ये गाना योगेश जी ने लिखा है। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट नोइंग। एक्चुअली मुझे यही लगा कि योगेश जी के बारे में बात होती ही नहीं है क्योंकि उनका बहुत लाइफ स्पैन तो खैर वो जीवन के हिसाब से 1944 में उनका जन्म हुआ था, 2019 में उनकी डेथ हुई, तो उम्र तो करीब करीब पूरी थी, लेकिन उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस गीत के बारे में मैं ये कहूँगा, ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और उन दिनों 70s में इस तरह की कई पिक्चर आई थी जो कि बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। उन सब के कुछ कुछ गाने हम लोग आगे सुनते रहेंगे। और अब सुन लेते हैं आपका जो डे लाइट वाली बात थी। जी, मुझे हमेशा डे लाइट सेविंग कंफ्यूजिंग लगता रहा है। मतलब जब इंडिया में भी थे और US से कॉल्स होते थे तब अरे डे लाइट सेविंग आज ख़त्म हो गया, आज टाइम ऐसे एडजस्ट करना है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो चलो यहाँ भी कुछ स्टेट मानते हैं, कुछ स्टेट नहीं मानते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। इतने साल हो गए मुझे, अक्सर मुझे ध्यान करना पड़ता है कि 1 घंटा कम होगा कि 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो चलिए सुनते हैं। श्रोताओं, चलिए बात करते हैं डे लाइट सेविंग की कहानी की, इसके इतिहास की, इसके असर की और दुनिया के कुछ अनोखे तथ्यों की। डे लाइट सेविंग की शुरुआत कैसे हुई? डे लाइट सेविंग का विचार पहली बार 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने मजाक मजाक में कहा था कि अगर लोग सुबह जल्दी उठें तो मोमबत्तियां कम जलाने पड़ेंगी और ऊर्जा बचेगी। लेकिन इसे असल में लागू किया गया 1916 में, सबसे पहले जर्मनी में, और उसका जो कारण था वो था ऊर्जा बचाना। फिर ब्रिटेन, अमेरिका और बाकी देशों ने इसे अपनाया। उद्देश्य क्या था? गर्मी के मौसम में दिन की रोशनी का अधिक उपयोग करना। ऑस्ट्रेलिया में इसे पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपनाया गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में दोबारा अपनाया गया, बाद में यह कुछ राज्यों में स्थायी रूप से लागू हो गया। ऑस्ट्रेलिया में डे लाइट सेविंग पूरे देश में लागू नहीं है। ये लागू है NSW में, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया और ACT में, और ये लागू नहीं होता है क्वींसलैंड में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और नॉर्दर्न टेरिटरी में। पर क्यों? क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं कि सुबह बहुत जल्दी धूप हो जाती है, किसान और आउटडोर वर्कर परेशान होते हैं, बच्चों की नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, इसलिए वहां इसे बार बार जनमत संग्रह से खारिज कर दिया गया है।
डे लाइट सेविंग सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं है बल्कि उसके कुछ फायदे भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को हम देखते हैं। ये ऊर्जा की बचत कराती है, शाम की रोशनी कम जलती है, आउटडोर गतिविधियां बढ़ती है, लोग काम के बाद भी बाहर घूमते हैं। व्यापार को कुछ फायदे होते हैं जैसे कैफे, रेस्टोरेंट, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं, शाम का उजाला होने से विजिबिलिटी बेहतर होती है। और डे लाइट सेविंग के कुछ नुकसान भी हैं। जो नींद का चक्र है वो बिगड़ जाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम बदलाव वाले हफ्ते में थोड़ा सा बढ़ जाता है। पेट्स और फार्म एनिमल्स की दिनचर्या थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है। कंफ्यूजन खासकर फ्लाइट्स, ट्रेन टाइमिंग और इंटरस्टेट काम में होने की संभावना रहती है। दुनिया के अजीब गरीब डे लाइट सेविंग फैक्ट्स को जानते हैं। दुनिया के 70% देश डे लाइट सेविंग का उपयोग नहीं करते हैं। अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के ज़्यादातर देशों में यह लागू नहीं है। यूएस, अमेरिका में 1960 तक हर शहर का अपना टाइम था। एक शहर डे लाइट सेविंग करता था, दूसरा नहीं करता था। पूरा देश टाइम जोन के जाल में फंसा रहता था। न्यूजीलैंड में एक कीट वैज्ञानिक ने इसे लागू करवाया। वो शाम को ज्यादा रोशनी चाहता था ताकि कीटों का अध्ययन कर सके। आइसलैंड में डे लाइट सेविंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां गर्मियों में सूरज लगभग 24 घंटे रहता है। ऑस्ट्रेलिया में एक समय 3 अलग अलग डे लाइट सेविंग जोन थे। टेस्मानिया ने एक बार बाकी राज्यों से एक हफ्ता पहले घड़ियां बदल दी थी। पूरा देश कंफ्यूज हो गया था। मुर्गियां डे लाइट सेविंग नहीं मानती। कुछ किसानों का कहना है कि मुर्गियां डे लाइट सेविंग नहीं देखती, वो सूरज देखकर उठती हैं। फ्लाइट्स पायलटों को डे लाइट सेविंग से सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि एयरलाइंस हमेशा यूटीसी टाइम पर चलती है। घड़ियां बदलने से शेड्यूल में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, भारत में कोई डे लाइट सेविंग नहीं होती और इसलिए भारतीय लोग इस कंफ्यूजन से दूर रहते हैं। खैर, आप हमें बताइए कि क्या डे लाइट सेविंग सच में कंफ्यूजिंग है, और अगर वो कंफ्यूजिंग है तो फिर क्यों है। खैर, जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि समय बदलता रहता है, घड़ियों में भी और जिंदगी में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि घड़ी हम बदलते हैं और जिंदगी हमें बदल देती है। धन्यवाद। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। रहे न दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये। के खाऊं मैं तो कस में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये,
कि जग चाहे छूटे ये नाता नहीं टूटे ये हाँ गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन 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 मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हो साए जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए वहीं पे जाके खो जाए गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन दिन। तो रंजना जी ये गीत था फिल्म अन्नदाता से 1972 और हमारे श्रोता लोग समझ गए होंगे किसने गाया है। किशोर कुमार जी ने गाया इसे। बड़ा अच्छा सा गीत था। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक तो स्पॉन्सरशिप मैसेज एक और बजा देते हैं और उसके बाद हम हिंदू न्यू ईयर के बारे में बात करेंगे जी। ठीक है तो चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। रेडियो दर्पण के प्यारे श्रोताओं आप सभी को सरिता सोनी का दिल से नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है नया आरंभ या फिर से शुरुआत। अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में ही नए साल की शुरुआत होती है। इस साल 19 मार्च 2026 को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं ये हिंदू पंचांग आखिर है क्या। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कैलेंडर है जो चांद और सूरज दोनों को देखकर चलता है, यानी एकदम बैलेंस सिस्टम। न सिर्फ दिन गिनता है बल्कि नेचर के साथ सिंक भी रहता है। पंचांग मतलब 5 चीजें, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहें तो ये सब मिलकर बताते हैं कि कौन सा दिन किस काम के लिए सही है। जैसे शादी कब करें, घर में पूजा कब रखें या फिर कोई नया काम कब शुरू करें। मतलब पंचांग हम सभी का वो दोस्त है जो हर बार सही टाइमिंग बता देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे सारे त्योहार जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि ये सब इसी पंचांग से तय होते हैं। इसलिए हर साल इनकी डेट्स बदल जाती हैं, क्योंकि
ये गूगल कैलेंडर नहीं है, ये तो चांद की चाल पर चलता है और इसमें साइंस भी है, एस्ट्रोनॉमी का भी पूरा हिसाब किताब है। तो ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान और प्रकृति का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। श्रोताओं, अब थोड़ा आज की दुनिया की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अभी का समय थोड़ा चैलेंजिंग है। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है, अनिश्चितता है और कभी-कभी मन भी थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में खुद को संभालना और फिर से उठ खड़े होना, यही सबसे बड़ी ताकत है जो इस नए शुरुआत के मौके पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस अप्रैल आप क्या फिर से शुरू कर रहे हैं या क्या नया करने की सोच रहे हैं? कभी-कभी हमें बस एक छोटा सा कदम उठाना होता है और वही धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव बन जाता है। जैसे कि कहा गया है, गिरकर संभलना ही जिंदगी की पहचान है, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह का अरमान है। मत रुकिए मुश्किलों से डरकर, क्योंकि हर अंत में ही छुपा एक आरंभ है। और हाँ, जब बाहर बहुत शोर हो तो थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर की शांति को सुनिए, वही सबसे सच्ची आवाज होती है। चलते चलते एक छोटा सा काम आप सभी के लिए। आज एक कागज लीजिए और लिखिए, मैं क्या नया फिर से शुरू करना चाहता या चाहती हूँ, और बस आज ही उस दिशा में पहला कदम उठा लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रेडियो दर्पण। नमस्कार। तो ये थी सरिता सोनी जी, इन्होंने बड़ी अच्छी वार्ता भेजी थी रंजना जी। और मैं एक बात और इसमें जोड़ देता हूँ कि जो अपना पंचांग है इतना पुराना है, इसमें की गणना इतनी सटीक होती हैं, और ये बहुत कब बना था ये तो मुझे नहीं पता। अगर हमारे श्रोताओं को पता हो कि पंचांग की शुरुआत कब हुई थी तो बड़ा अच्छा होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि अंग्रेज़ों ने कहा कि ये 12 महीने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने यहाँ 10 महीने रखेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो 12 महीने होते हैं। अच्छा, ये 12 महीने होते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने कॉपी कर ली। नहीं, हमारा कॉपी किया। क्यों किया? क्योंकि वो सीज़न चेंज होते जाते थे। हमारे यहाँ साइंटिफिक तरीके से सूर्य सिद्धांत एक बुक लिखी है, किताब लिखी है, बहुत पुरानी है, उसमें सब सूर्य सिद्धांत लिखे हैं। उसके हिसाब से उन्होंने 12 महीने रखे थे। तो उनके जो सीजन्स में गड़बड़ी हो जाती थी तो उन्होंने उसे 12 कर दिया। इसका प्रूफ क्या है आप पूछेंगी? इसका प्रूफ ये है कि डैका का मतलब 10 होता है ना, दिसंबर, नवंबर 9th मंथ हुआ करता था। तो उन्होंने जुलाई और अगस्त इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, सितंबर 7th होता था, अक्टूबर 8th होता था, नवंबर एंड दिसंबर। तो 10 महीने रखा करते थे वो। तो हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि हम लोग क्रेडिट नहीं लेना जानते हैं। हम वो शायद इसलिए कि हमारे यहाँ शुरू से ये कहा जाता है क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ईगो बढ़ती है। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ईगो का कम होना ज़रूरी है। शायद ये रही है कहीं ना कहीं, वो लगता है मुझे कि एक लैकिंग है शायद, क्योंकि जब आप स्ट्रांगली अपने पॉइंट को नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे वो सप्रेस हो जाती है, धीरे धीरे फिर भुला दी जाती है। तो सरिता जी ने तो बहुत अच्छी रिपोर्ट दी और उन्होंने आपको एक काम भी दिया है श्रोताओं कि आप उनको न्यू ईयर रिजोल्यूशन बताएं। आई एम श्योर जनवरी जब शुरू हुई होगी तब हम में से बहुत लोगों ने एक रिजोल्यूशन ज़रूर सोचा होगा कि इस साल ये करना है। तो सरिता जी ने आपको फिर से एक टास्क दे दिया है कि आप वो रिजोल्यूशन या उस रिजोल्यूशन को जिसको आपने जनवरी में सोचा होगा, अगर वो एक
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, तो आप वो हमें बता सकते हैं। लेकिन ये जब नववर्ष का जो रिपोर्ट है ये एक चर्चा हुई थी, और मैं शाखा में जाती हूँ तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई थी। तो मैंने एक सवाल पूछा था जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि श्रोताओं में से अगर किसी को पता हो तो वो मुझे बताएं कि जो हिंदू कैलेंडर है वो लूनर एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है, और लूनर जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेट्स है वो निर्धारित होती है। तो चाइना में भी जहाँ तक मुझे पता है दे फॉलो लूनर कैलेंडर, लेकिन चाइना न्यू ईयर हमारे न्यू ईयर से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हो गई। तो वो मुझे समझ नहीं आती है कि क्या ये स्पेस का डिफरेंस है कि चाइना इज़ इन डिफरेंट। तो देखिए हमारे यहाँ भी भारत में भी न्यू ईयर्स अलग अलग डेट्स में हाँ, मुझे नहीं समझ आती है कि एक मंथ में मनाया जाता है। कि चैत्र के जो पहला दिन होता है उस दिन नहीं मनाते हैं, एक फोर्टनाइट के बाद मनाते हैं हम। तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाता है इससे एक्चुअली, इसीलिए शायद लोग स्टैंडर्ड कैलेंडर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं। बट एक लूनर कैलकुलेशन चाइना भी करती है, और लूनर न्यू ईयर जो उनका मनता है वो थोड़ा पहले हो जाता है। तो वो मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है, हालांकि मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया है, बट हो सकता है श्रोताओं में से किसी को पता हो कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें ज़रूर बताएं। तो रंजना जी एक और सुंदर सा गीत योगेश जी का सुन लीजिए। जी ज़रूर, चलिए सुनते हैं श्रोताओं। उनकी भावनाओं को ध्यान दीजिए इनमें। जाने क्यों
तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी सी बात, फिल्म 1976, गाया था लता मंगेशकर ने, और बड़े अच्छे शब्दों में योगेश जी ने अपनी जो भावनाओं को दिखाया है, और उतना ही खूबसूरत ये फिल्म भी है, बहुत, और ये गाना अपने आप में एक लेजेंडरी सॉन्ग है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं और सुनते हैं धवल जी जो प्रख्यात रामचरितमानस के बारे में बताते हैं, उसके बारे में व्याख्यान देते हैं। उनका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आशा है आपको पसंद आएगा। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं धवल जी से। धवल जी ने मात्र 12 वर्ष की छोटी आयु में मंच पर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया था। वे पहली बार 2013 में राम कथा और सुंदरकांड के पाठ के लिए ऑस्ट्रेलिया आए थे। वे गुजरात और पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता MA और MPhil है। उन्होंने योग वशिष्ठ रामायण पर संस्कृत में MPhil किया है। वे राम कथा के उत्कृष्ट वक्ता हैं और रामचरितमानस उनका अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। तो हम बातचीत आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं धवल जी का अपने दर्पण रेडियो के स्टूडियो में। धवल जी, आपको नमस्कार। और नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद। तो धवल जी, हम शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि आपको रामचरितमानस पढ़ने या उसके बारे में जानने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है प्रभु कि जब 12 साल का था उस समय एक सुंदरकांड जो मंडल चल रहा था उसमें जाने का अवसर मिला और बार बार वहां जाते रहे तो हनुमंत कृपा हो गई। और हनुमान जी का ये स्वभाव है कि जो उनके पास जाता है, उनका आश्रय करता है, तो वो सीधे राम जी की तरफ उस भक्तों को मिला देते हैं। अच्छा। तो वहीं से प्रेरणा मिली, राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ा और राम कथा जानने का, गाने का, श्रवण करने का ये उत्साह और ये श्रद्धा और प्रबल हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके घर में भी वातावरण कुछ इसी तरह का रहा होगा कि जी बिल्कुल। हमारी दादी माँ भी बहुत कृष्ण प्रेमी थी और परिवार में पहले से भक्ति का एक वातावरण रहा है और माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से यही प्रेरणा और संस्कार मिले हैं। अच्छा, ये बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास का कहना ये है, हमने ये सुना है कि जब वो लिख रहे थे रामचरितमानस तो हनुमान जी आकर बैठ जाया करते थे, उन्हें बताते थे क्या लिखना है। जी बिल्कुल। गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कृपा से ही, क्योंकि हनुमान जी के गुरु, गोस्वामी जी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री हनुमान जी, इसलिए बार बार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, श्री गुरु चरण सरोज रज। और गोस्वामी जी का ये भाव है कि जब मैं रामचरितमानस लिखूं तो मेरे सम्मुख हनुमान जी विराजमान रहे। और कई ऐसे प्रसंग हैं और संत जनों से मैंने सुना है कि जहां पर गोस्वामी जी की लेखनी अटक गई कि अब इसके बाद क्या लिखे, तो उस समय हनुमान जी ने ही उस दोहे को पूर्ण किया है। यथा मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब कामदेव का प्रसंग आया है रामचरितमानस बालकांड में कि कामदेव ने पूरी सृष्टि को काममय बना दिया, कोई भी बाकी नहीं रहा जो काममय न हुआ हो, तो उस समय गोस्वामी जी ने सोरठा लिखा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसी हरे। सबको बोल दिया कि सभी के मन को हर लिया कामदेव ने। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, उनको लगा कि कोई बाकी नहीं रहा होगा कामदेव के प्रभाव से, तो वो दोहा, वो जो सोरठा है पूर्ण करने के लिए हनुमान जी पधारे हैं। तो वहां पर हनुमान जी ने लिखा है कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल बहू। भगवान राम जी को जिसने रखा और राम जी ने जिसके ऊपर कृपा करी, रक्षा करी, वो सब कामदेव के प्रभाव से मुक्त रहे हैं। तो हनुमान जी की विशेष कृपा और सहायता से ही गोस्वामी जी ने यह श्री रामचरितमानस परिपूर्ण किया है। अच्छा, ये तो ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, तो उनको वो अपने घर से बाहर निकले थे क्योंकि उनकी पत्नी
से बहुत प्रेम करते थे, कुछ ऐसा है उनकी जीवन में। तो फिर जब पत्नी ने उन्हें कहा कि भाई आप जितनी प्रीति मेरे भीतर रखते हैं, हाड़ मास की देह मई, तापर जितनी प्रीति तासी आदू सो राम प्रति, तो मिटई अवश्य भाव भीति सियावर रामचंद्र की जय। सही बात। अच्छा, तो ये है कि कामदेव का प्रभाव तो वहीं से खत्म हो गया कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी ना है कामदेव। लेकिन ये जो तो क्या हनुमान जी का जब प्रभाव होता है तो कामदेव का प्रभाव कम हो जाता है? जी, हनुमान जी का आश्रय करोगे, मायापति का आश्रय करोगे, या तो मायापति के किसी परम प्रिय भक्त का आश्रय करोगे, तो विषय माया ये सब प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हमने सुना है कि आपने वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया है। जी। और आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है, तो ये बताइए कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कितना अंतर है, क्या अंतर? देखिए, राम कथा के शीर्षक पर जब राम जी के गुणानुवाद गाते हैं तो वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, श्री रामचरितमानस, गिरधर कृत रामायण, ये जो जितने भी रामायण है उनका कुछ रेफरेंस मिले तो थोड़ा भीतर ही आनंद आता है स्वाध्याय करने में। तो पहले तो समय की दृष्टि से भी रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंतर है। वाल्मीकि रामायण जो है, जो राम जी के जन्म से पूर्व लिखी गई है। जैसे स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है ना, उसके बाद कोई किरदार निभाता है। तो कैसे लिखी उन्होंने वो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने नारद जी से प्रेरणा ली। अच्छा, नारद जी की प्रेरणा से लिखी है। अच्छा, हाँ, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसमें आरंभ में ही जब एक करुण घटना हुई, वो करुण घटना को देख करके वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निसृत हो गया। वाल्मीकि का शोक श्लोक बन गया। एक क्रौंच और क्रौंची जो एक पक्षी है, युगल है, तो किसी शिकारी ने उस दोनों में से एक को उसका वध कर दिया। अच्छा। और ये जब प्रसंग वाल्मीकि जी ने देखा तो उनकी करुणता जो हुई, वो करुण भाव एक श्लोक बन गया। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से यह श्लोक बना है। और उस समय वाल्मीकि जी मुनि को नारद जी की प्रेरणा हुई और नारद जी ने 100 श्लोक में एक संक्षिप्त रामायण कहा वाल्मीकि मुनि को, और उसी 100 श्लोक का विस्तार किया वाल्मीकि मुनि ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समय की दृष्टि से भी अंतर है। और रामचरितमानस तो संवत 16 से 31 उसमें बना है। ठीक है, तो आज से 450 वर्ष पूर्व रामचरितमानस लिखा गया है। अच्छा, ये बताइए कि तो समय की दृष्टि में अंतर है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रामचरितमानस लिखी गई, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि हमारी महिलाओं को अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि ढोल गवार, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि गोस्वामी जी ने कहा है कि रचि महेश निज मानस राखा। श्री रामचरितमानस जो है वो शिव जी के मन में रामचरित्र हुआ और उन्होंने मानस में रखा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस। अच्छा। तो पहली बात तो यह है कि यह मानस जो भगवान शिव जी की रचना है, तो उसमें कोई नारी के विषय में कुछ ऐसा ऐसे हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि नारी का सम्मान जितना श्री रामचरितमानस में हुआ है, आपको किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। अच्छा। देखो, जो प्रतिपाद्य विषय भगवान राम है, ठीक है, तो उस राम जन्म के पूर्व पार्वती जी की जन्म की कथा है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें पहले तो माँ को प्रणाम किया है, पहले कौशल्या अम्बा को प्रणाम किया है, पहले जानकी जी को प्रणाम किया है। तो नारी का सम्मान, नारी की वंदना जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में हुई है, ऐसे कोई अन्य ग्रंथ में नहीं हुई है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जब यहाँ पर लिखा है प्रसंग में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो पहली बात है कि यहाँ कोई मारने की बात नहीं की गई है, जिससे नारियों को ऐसा होता है कि तुलसीदास जी नारी निंदक थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, दूसरा मैं उत्तर दूं कि ताड़न शब्द का जो अवध में अर्थ होता है, ये ताड़न शब्द जो है
ये मूलतः रामचरितमानस की जो भाषा है, बोली है, वो अवध में जो बोली जाती थी वो बोली है। अच्छा। ग्राम्य गिरा में इसकी रचना हुई है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा अर्थ होता है कि जब कोई पुत्र वधू जो होती है बच्चे को लेकर के, छोटे बच्चे को लेकर के जाती है, तो उसकी सासू माँ ये बोलते हैं कि बेटा बच्चे को ताड़ते रहना। अच्छा, ठीक है। तो ये मारने वाला अर्थ नहीं है। और यदि दूसरा भाव ले कि ताड़ना का अर्थ क्या है, तो उसी चौपाई के ऊपर की जो चौपाई जो समुद्र देव बोले हैं कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर ज्यादा पूरी तुमरी कीनी, उसके बाद यह चौपाई आती है। तो ताड़ना का अर्थ शिक्षा भी है। शिक्षा माने एजुकेशन। जिस समय में गोस्वामी जी ने यह लिखा है, ठीक है, प्रकाशन किया है, तो उस समय नारी के लिए एजुकेशन का कोई बात नहीं कर रहा था कि भाई उनको तो घर में ही रहना है। तो नारी भी, उनको भी एजुकेशन दे, शिक्षा प्रदान करे, ऐसा भी एक भाव है। तो ताड़न का भाव यहाँ पर मारने का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ये कही कि ये नारियों का बड़ा सम्मान हुआ है, लेकिन कुछ लोग इससे संदर्भ से निकालकर कहते हैं कि सीता जी को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और राम जी ने एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को कहीं और भेज दिया। ऐसा है कि देखो, सीता जी के चरित्र को, जानकी जी के चरित्र को जितना राम जी समझते हैं उतना आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। जानकी जी का जो अद्भुत चरित्र है वो स्वयं ही रावण के, वरना रावण की कोई वो शक्ति नहीं है, उसका बल नहीं है कि सीता जी का अपहरण कर ले, मगर वो जगत जननी मैया है, उन्होंने सामने से भले ही वो अपहरण हो गया, और यदि सीता जी वहां पर नहीं जाते तो इन सब का उद्धार नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। राम जी वहां पर नहीं जाते, तो ये करुणामयी मैया का ये उनकी करुणा है। और दूसरा, जब रामचरितमानस में ये उल्लेख आया है, जब लंका विजय हो गया, उसके बाद जब कहते हैं सीता जी, तो उन्होंने अपने चरित्र का वो करने के लिए सामने से कहा है लक्ष्मण आप अग्नि प्रज्वलित करो। दूसरा, रामचरितमानस में आप पढ़ोगे कि जब मारीच आने वाला था, अपहरण होने वाला था, उससे पूर्व राम जी ने ये योजना बना ली कि मूल सीता जी को अग्नि में वो कर दिया है, अग्नि में रखा है। राम जी ने स्वयं कहा है कि जौ लगी करो निशाचर नाचा, तुम पावक महु करो निवास, आप अग्नि में निवास करिए। और ये तो छाया सीता को अपहरण करके ले गया है। अच्छा, तो ये जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है, तो ये कोई धोबी से कहने से नहीं हुई है। राम जी एक राजा है और प्रथम कर्तव्य राजा का है कि वो प्रजा के अंदर क्या चल रहा है, वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सभी बातें आई हैं। रामचरितमानस में ये सब बात की बातें नहीं आई। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि ये जो कहानी है या जो हुआ है वो रावण ने जानबूझकर किया था, जिससे कि उनका वध राम जी आकर करें तो उनका उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। वो कहता है कि मेरे से भजन नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर मैं भगवत भजन नहीं कर सकता। हो यही तामस देहा, हो ही भजनम न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसका ये जीवन मंत्र था कि मैं सब कुछ करूंगा, भजन नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या करूं कि जिससे मेरे कुल सहित मेरा उद्धार हो जाए। अच्छा, ये बताइए धवल जी कि जैसे आपने बताया नारद जी ने प्रेरणा दी कि रामायण लिखी जाए, और उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और फिर आप कह रहे हैं कि राम जी को पहले से पता था क्या होना है और रावण को अपने को उद्धार कराना था। तो क्या इसका क्या मतलब है कि सारी जो कहानी है ये क्या फिक्स थी? देखो, ऐसा है कि भगवान राम जी जो निर्गुण है वो सगुण हुए हैं, प्रेम भक्तों के प्रेम के वश हुए हैं। अच्छा, ठीक है। भगवान ने तो किरदार निभाया है आकर के, क्योंकि त्रेता में जब मर्यादा का सब लोग उल्लंघन कर रहे थे, तो उसी समय अवतार कब होता है कि जब किसी परिस्थिति विशेष को संभालने के लिए जब मर्यादा का लोप हो रहा है, अच्छा, उस समय मर्यादा का प्रस्थापन करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पधारे इस धराधाम पर।
अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसा है कि हम आ जाते हैं इस बात पर कि आप आ रहे हैं सिडनी, बड़ी खुशी की बात है। आपके साथ आपके प्रवचन सुनने का आनंद लेंगे। और ये बताइए कि हमारे सिडनी वासी आपके प्रवचन से किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? जी देखिए, श्री रामचरितमानस का आश्रय करेंगे। रामचरितमानस में 7 सोपान है, अद्भुत से अद्भुत पात्र हैं, चरित्र हैं। तो पात्रों की, प्रसंगों की मति अनुसार चर्चा करेंगे, जिससे हमारे जीवन में बहुत लाभ होते हैं, भीतरी लाभ। जैसे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, बार बार भगवत गुणानुवाद सुनने से हमारे विचारों में शुद्धिकरण होता है, और जब विचार बदलेंगे तो हमारे कार्य भी बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आसपास हम आज कोई भी इंसान सभी स्ट्रेस में है, केवल मात्रा भेद है, बाकी किसी को ये स्ट्रेस है, किसी को ये चिंता है। तो जितना समय हम भगवत आश्रय करेंगे तो वहां से कथाओं में से ही हमारी समस्या का समाधान मिलता रहता है। बिल्कुल। और ऐसा है कि आपकी कथा सुनेंगे, आपके प्रवचन सुनेंगे, तो हो सकता है कि हमारे कुछ सुनने वालों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, आशीर्वाद हम वक्ता श्रोता दोनों को प्राप्त होगा अवश्य। चलिए, इसी के साथ साथ आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको नमस्कार, जय श्री राम। आपका भी धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जय सिया राम। जय सिया राम। रंजना जी बताइए, आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो प्रदीप जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने मौलिक विचार दूंगी। मैंने पूरी वार्ता सुनी और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने थोड़े से जो तारन शब्द था उसका उन्होंने विस्तार से बताया कि उसका जो प्रसंग था वो शायद आज के लिए प्रासंगिक ना हो, या कुछ अलग मीनिंग हुआ होगा, और इसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी भी। तो मेरा सवाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है कि तारन जो है वो तो बाद में आता है, लेकिन मेरा जो एक मुझे जो आपत्ति है कि आपने नारी को ढोल, गवार और शूद्र के साथ रखा क्यों है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही है ब्यूटी जो हिंदू धर्म की, कि अगर मुझे कोई सवाल है मैं खुलकर पूछ सकती हूँ, और हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, हम खुले विचारों से उस पर सोचते हैं। और अगर आज के लिए वो प्रासंगिक नहीं है तो हम मानते हैं कि एक महान ग्रंथ में अगर कुछ बातें हैं जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, या वी कैन आस्क फॉर चेंज। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं, लाइक सती प्रथा हो या बाल विवाह हो, चाहे किसी भी रीज़न से आया हो, लेकिन अब आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है, तो हमने उसमें बदलाव किया, वो बदल गया। बट मेरा सवाल अभी भी आपके सामने है प्रदीप जी। मैं श्रोताओं से भी ये पूछना चाहती हूँ कि हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे धर्म में कुछ चीज़ें अगर है, अगर वो हम आज के समय में देखते हैं कि वो सही नहीं है तो हम उसे बदलते हैं। लेकिन आपने किसी मुस्लिम को आज तक सुना है कि वो बहु विवाह पे या हलाला पे या उनकी किताबों में जो लिखे उस पर वो खुलकर बात करते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सिस्टम ही वही है, तो क्लोज्ड। वो बात नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप बात करें तो आपको वो थ्रेट भी कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस पे बात नहीं करना चाहते। क्यों? आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है। जो चीज़ बदलाव के लिए तैयार नहीं है वो सस्टेन नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक, रंजना जी आपकी बात ठीक है। आपका जो सवाल है वो मैं अगर धवल जी से मिलूंगी तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों रखा गया। आपका सवाल ये है कि ढोल, गवार, पशु और नारी के साथ ही साथ क्यों रखा गया। मैं अपनी छोटी सी बात रख सकता हूँ कि देखिए, नारी का कोमल होती है, कमज़ोर होती है, तो उसे किसी तरह का मतलब ये है कि फिज़िकली कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कहाँ जा रही हो, क्या भीड़ भाड़ है, मेले में जा रही हो, कौन से मेले में जा रही हो, क्या कुछ। लेकिन हो सकता है आज के युग में अब वो प्रासंगिक नहीं रह गया है, मैं मानती हूँ, हो सकता है आज के प्रासंगिक नहीं है। तो इसी पर हम थोड़ा सा एक गाना सुन ले क्या? गाना सुनते हैं।
थोड़ा सा फिर हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। रिमझिम पानी डाल लेते हैं। रंजना जी, ये फिल्म थी मंजिल 1979 की और इसे फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर। जी, ये भी काफ़ी हिट सॉन्ग रहा है, लोगों की पसंद रही है। आपको कैसा लगा? गाना तो बहुत अच्छा था, और जब जो नायक होता है वो इतना बड़ा फिगर हो तो तब तो गीतकार दबी जाते पीछे। सोने में सुहागा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इतिहास की बात कर लेते हैं, अपने इतिहास की छोटी सी वार्ता है, और हम अपने श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या विचार है। तो हम उसके पहले एक और स्पॉन्सरशिप मैसेज सुन लेते हैं, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप के तो हमारा ये कार्यक्रम नहीं चल सकता है। हमारे स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लीजिए
ये स्पॉन्सरशिप मैसेज और उसके बाद हम इतिहास की बात करेंगे। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. बाबर ने मुश्किल से कोई 4 वर्ष राज्य किया, हुमायूं को ठोक पीट कर भगा दिया। मुगल साम्राज्य की नींव अकबर ने डाली और जहांगीर शाहजहां से होते हुए औरंगजेब आते आते उखड़ गया। कुल 100 वर्ष, अकबर 1556 ईस्वी से औरंगजेब 1658 ईस्वी तक के समय के स्थिर शासन को मुगल काल नाम से इतिहास में एक पूरे पाठ की तरह पढ़ाया जाता है। मानव सृष्टि आरंभ से आज तक के कालखंड में 3 भाग कर बीच के मध्यकाल तक इन्हीं का राज्य रहा हो। अब इस स्थिर शासन की 3-4 पीढ़ी के लिए कई किताबें, पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न, विज्ञापनों में गीत इतना हल्ला मचा रखा है मानो पूरा मध्ययुग इन्हीं 100 वर्षों के इर्द गिर्द ही है। जबकि उक्त समय में मेवाड़ इनके पास नहीं था, दक्षिण और पूर्व भी एक सपना ही था। अब जरा विचार करें, क्या भारत में अन्य 3-4 पीढ़ी और शताधिक वर्ष पर्यंत राज्य करने वाले वंशों को इतना महत्व स्थान मिला है? अकेला विजयनगर साम्राज्य ही 300 वर्ष तक टिका रहा। हीरे माणिक्य की हम्पी नगर में मंडियां लगती थीं। महाभारत युद्ध के बाद 1006 वर्ष तक जरासंध वंश के 22 राजाओं ने, 5 प्रद्योत वंश के राजाओं ने 138 वर्ष, 10 शैशनागों ने 360 वर्षों तक, 9 नंदों ने 100 वर्षों तक, 12 मौर्यों ने 316 वर्ष तक, 10 शुंगों ने 300 वर्ष तक, 4 कण्वों ने 85 वर्षों तक, 33 आंध्रों ने 506 वर्ष तक, 7 गुप्तों ने 245 वर्ष तक राज्य किया। फिर विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक राज्य किया था। इतने सारे महान सम्राट होने पर भी भारत के इतिहास में गुमनाम कर दिए गए। इन सब का वर्णन करते समय इतिहासकारों को मुंह का कैंसर हो जाता है। सामान्य ज्ञान की किताबों में पन्ने कम पड़ जाते हैं, पाठ्यक्रम के पृष्ठ सिकुड़ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षकों के हृदय में हल चल जाते हैं। एक सुनियोजित शतरंज के तहत ये किया गया और हम सोते रहे। रंजना जी, आप बताइए, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? हमने पहले भी इस पर बात की और मुझे हमेशा से कंप्लेन रहता था कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मुग़ल शासन और मुग़ल शासन के बारे में बताया जाता है। यहाँ तक कि शिवाजी का साम्राज्य उतने भव्य साम्राज्य का एक दौर रहा, उसका एक नाम तक नहीं है। अब हालांकि वो रिवाइज हो रहा है और अब आई थिंक मुग़ल के जो रियलिस्टिक कंटेंट हैं कि हाँ, अगर औरंगजेब ने जो किया आप उसको महिमा मंडित नहीं कर सकते हैं, आप उसको वैसे ही बताएंगे। इतिहास जानना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इतिहासकारों ने, जिन्होंने अपने हमारे करिकुलम की बुक्स लिखी, उसमें ये इतने सारे हमारे साम्राज्य हुए हैं, विक्रमादित्य वगैरह के बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं। थोड़ा बहुत आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं। विक्रम संवत 19 से तो चला है, लेकिन ये है कि जितना महिमा मंडन मुग़ल काल का किया गया है उतना बाकी लोगों का, बल्कि उन्हें इग्नोर ही किया गया है एक तरह से। और ये भी आपने सुना होगा प्रदीप जी की कहते हैं कि अगर आपको जो युवा पीढ़ी है उनको अगर आपको भटकाव देना है, अगर आपको सही तथ्य से उनको डाइवर्ट करना है, तो सबसे पहले आप जो
जो किताबें होती है उन पर प्रहार की जाती है। आपको याद होगा नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले उसको जलाया गया। तो इतना बड़ा एक संग्रह, एक इतिहास, एक सारा नॉलेज का जो भंडार था उसको जला दिया गया। अच्छा, ऐसा है कि उसमें शायद मुझे अगर ठीक याद आता है 3 महीने तक आग लगती रही थी। अच्छा, इसमें मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि बौद्ध लोगों ने अपने वहाँ से लिटरेचर लेकर ट्रांसलेट किया था पाली में। हाँ। और उनके पास काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको फिर से, अच्छा बौद्ध लोगों का ये था, उन्होंने जहाँ क्रेडिट था सही लोगों को क्रेडिट दिया है, उसमें लिखा है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो उनका ट्रांसलेट किया जा रहा है उन्हें इंडियन लैंग्वेजेस में। और वो मतलब इतना नॉलेज का भंडार था, वो बर्बाद कर दिया गया। तो ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि आप मुगलों का नाम ना डालें। इतिहास में अगर उनकी चर्चा है, उन्होंने किया है हमारे देश पर राज, लेकिन वो जैसे हैं वैसे बतलाओ कि हाँ उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, उनको महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो चलिए एक योगेश जी का एक और गीत सुन लेते हैं। आज तो योगेश जी के बारे में, बहुत सारे गानों के बारे में मुझे आज पता चल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी पता चले कि एक सही जो गीतकार थे, उन्होंने कितने महान गाने लिखे हैं और उनकी वर्डिंग, फिलॉसफी, सब कुछ कितना अच्छा है। हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि हमें बताएं कि उन्हें ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और योगेश के बारे में उन्हें पता था या नहीं पता था, या सिर्फ उनके सुंदर से गीत सुनकर ही खुश हो जाते थे, तो हमें लिखकर बताएं। और अगर आप ये चाहते कि हम कोई नया सेगमेंट डालें तो उसके बारे में भी हमें सलाह दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीजिए सुनते हैं आए तुम याद हमें। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए, और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ, और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारे
मन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन उसका दामन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाई पवन महका चंदन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो रंजना जी हमारे श्रोताओं के कुछ रिएक्शंस आए हैं थोड़ा सा जी क्या लिखा है? प्रदीप जी आपने जब ये लिंक और मैसेज डाला तब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और मैं उन कमेंट्स को जल्दी में पढ़ूंगी। तो यतीन जी ने लिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम वेरी गुड न्यूज़ रंजना जी की आवाज़ में। थैंक यू यतीन जी, आपका जो मोटिवेशन है वो वी जस्ट कीप अस गोइंग। राजेश पांडे जी लिखते हैं नाइस भजन। आज हमने रामचरितमानस सुना था या हमने भजन में आज क्या सुना था प्रदीप जी? हनुमान जी का भजन था। हनुमान जी का भजन था या हनुमान चालीसा था? नहीं हनुमान चालीसा नहीं था, हनुमान जी का भजन था जी। और एक गीत हमने बजाया था दूर कहीं जब दिन ढल जाए। तो यतीन जी का कमेंट है उस पर कि सब कुछ ही ढल जाना है चाहे शाम हो या सुबह। बिल्कुल सही कहा यतीन जी आपने उस गाने का जिस्ट बता दिया। राजेश जी लिखते हैं इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, आई होप इट वाज रिटन फॉर द सेम सॉन्ग दूर कहीं जब दिन ढल जाए। उपाध्याय जी ने लिखा है नाइस टू सी यू रिमेम्बरिंग द लेसन नॉन लिरिसिस्ट योगेश गौर। और जैसा प्रदीप जी आपने कहा कि सरनेम तो शायद ही किसी को मालूम हो, सब योगेश के नाम से जानते हैं और मेरे जैसे कुछ लोग वो भी नहीं जानते। तो लेस नोन तो हैं, शायद वो अपने आप को बॉलीवुड की कार्यशैली में समायोजित नहीं कर पाए। गोपाल दास नीरज इसी परंपरा का दूसरा उदाहरण है और ये एक दुखद पहलू है बॉलीवुड संगीत की दुनिया का। एन्जॉइंग सॉन्ग्स यतीन जी लिखते हैं। राजीव निगम जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम रजनीगंधा फिल्म विच वी सॉ इन 1978 इन माई यूनी डेज एट पैलेस सिनेमा एट दिल्ली। आई डोंट नो इफ पैलेस सिनेमा इज स्टिल देयर बट मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन बहुत अच्छा आपको एक याद आया है अपने फिल्मी और यूनी लाइफ का।
वाराणसी जी लिखते हैं रजनीगंधा सॉन्ग की क्या महक है, जस्ट लाइक द फ्लावर, ग्रेट सॉन्ग। यतीन जी ने लिखा है कितना सुख है बंधन में, वेरी मीनिंगफुल। मैंने भी बोला था कि ये जो लाइन है वो एक स्टेप पीछे ले जाती है, हमको सोचने के लिए विवश करती है कि कितना सुख है बंधन में। और फिर प्रदीप उपाध्याय जी ने अपना एक इंसाइट दिया है रजनीगंधा के ऊपर। फिल्म रजनीगंधा अपने आप में एक भारतीय सिनेमा का परिवर्तन के तौर को दर्शाती है। मनु भंडारी के उपन्यास यही सच है पर आधारित इस फिल्म ने भारतीय नारी की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को एक बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। और योगेश का गीत कितना सुख है बंधन में नारी की मनस्थिति के परिवर्तन को दर्शाता है, सुंदर संयोजन। और हमने भी बात की थी प्रदीप जी की जो ये फिल्म है उसमें एक कश्मकश को दिखाया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, बट इट्स ऑल अप टू द वुमन, लाइक हाउ शी डिसाइड्स एंड हाउ शी प्रोसीड्स। यतींद्र गुप्ता जी लिखते हैं व्हेन वी हैव बिग country like Australia, different time zones are normal. There are two ways to use bigger days. One, have daylight saving, or two, change opening hours. Each institution like office, courts, government departments, etc. And second option will create far more confusion. And I agree to that. क्योंकि इंडिया बड़ा तो है लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस हो या ऐसे दिन और रात का इतना ज़्यादा डिफरेंस हो। तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा नहीं है, यही कारण है। और फिर कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। और भारत में क्या है, अब तो काफ़ी एजुकेशन काफ़ी हो गई है, लेकिन पहले एजुकेशन लेवल भी कम था तो लोग थोड़े से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ तो कंफ्यूजन है, चाहे वो बड़े कंट्री की व्यवस्था रही हो डे लाइट सेविंग लाने की, और यूएस तो और भी ज़्यादा बड़ा है। तो नितिन जी लिखते हैं अच्छा चल रहा आज का कार्यक्रम। यतीन जी, क्योंकि हमने उस बीच में धवल जी की वार्ता चलाई थी तो उसमें जो तारन का आया था उस पर यतीन जी ने लिखा है कि तारन का आशय है उनके ऊपर नज़र रखना, उनका ध्यान रखना। हालांकि मुझे उससे भी आपत्ति है आज के ज़माने में, बट ठीक है, अगर उस समय ऐसा प्रासंगिक था तो ठीक है। आजकल नहीं है ऐसा प्रासंगिक, आजकल तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और वीमेन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देखिए चांद के पास भी चली गई हैं, अभी अमेरिका ने भेजा है, 4 लोगों को भेजा है। हाँ, फिजिकल जो एक वीकनेस है वो है, आई कांट डिनाई, दैट्स बेसिक। लेकिन ठीक है, आप मेंटल या ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको ध्यान रखें या नज़र रखें या कंट्रोलिंग, ऐसा मुझे वो पसंद नहीं है। बट ठीक है, मैंने उस पर एक सवाल पूछा था कि तारन तो बाद में आता है, मेरा सवाल है कि नारी को ढोल गवार और शूद्र के साथ क्यों रखा गया है, और अगर किसी को पता हो तो आप बताएं। और अगर मैंने ये भी कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में खूबसूरती है कि मैं अगर मुझे कुछ लगता है कि ये पूछा जा सकता है तो मैं उस पर खुलकर बात कर सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ, और हर कोई उस पर डिस्कस करता है, बोलता है। ये नहीं कहता कि नहीं हम उस पर बात नहीं कर सकते, वो महान धर्म है तो वही सही है, ऐसा नहीं कहते हैं। राजेश पांडे जी लिखते हैं रिम झिम गिरे सावन, वेरी नाइस सॉन्ग, इट वाज रियली अ गुड सॉन्ग। और जो हमने एनसीईआरटी की बात की थी, हिस्ट्री दैट पार्शियली डिक्टेटेड इन द बुक्स, उस पर यतीन जी कहते हैं कि आज की सरकार ने सभी ग्रंथों को डिजिटल किया है, तो ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो आज लोग हैं वो शायद पेपर रीडिंग उतना नहीं करते हैं, डिजिटल और जो एप्स हैं उस पर ज़्यादा सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। तो टेक्निकली तो भारत काफ़ी एडवांस हो चुका है, अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वहाँ पर जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। जी, जैसे कि अभी हमने न्यूज़ में बताया था कि जो इलेक्शन है वो कंप्लीट डिजिटल हो रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग एप्स, आईपैड्स एंड टेक्नोलॉजी सो दैट ये कंप्लीट डिजिटल हो, उससे डेटा एक्यूरेसी बढ़ती है। बिल्कुल। तो फिर राजेश निगम जी लिखते हैं नाइस टू हियर अबाउट डे लाइट सेविंग, हाउ इट केम एंड वाई मुगल रूलिंग वाज मेड इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अदर ग्रंथ, अदर Chandragupta Maurya and Vikramaditya era. I think actual things should be mentioned in school text. NCERT is revised. What I have seen in news earlier. That's right. And जितना हम उसको सही, ऐसा नहीं है कि आप उसको हटाएं, जो सही है वो बताएं। हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, बट जो सही तथ्य है वो सामने आना चाहिए। हेमलता जी लिखती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई मिस प्रोग्राम 3 Sundays, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, आई एम एंजॉइंग, आई लाइक डे लाइट सेविंग बट आई डोंट लाइक डार्क। हमें भी अच्छा नहीं लगता है हेमलता जी।
और आगे वो लिखती है, आई प्रेफर नेचुरल लाइट, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, थैंक यू हेमलता जी फॉर समराइजिंग द होल प्रोग्राम। चेतन शाह जी ने एक काफ़ी एक नॉलेज शेयर किया है हमसे। उन्होंने लिखा है, एक्सलेंट प्रोग्राम, आई डिड सम रिसर्च फॉर रंजना ऑन AI एंड फाउंड सम इंफॉर्मेशन व्हाई द चाइनीज़ एंड इंडियन डोंट सेलिब्रेट न्यू ईयर बेस्ड ऑन लूनर कैलेंडर एट द सेम टाइम। और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने हमसे साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन जी, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगी। और ये एक मेरा एक नॉलेज एनरिचमेंट है, क्योंकि मैंने पहले चर्चा की थी तो बहुत लोगों को आंसर नहीं पता था। उससे चाहे तो पढ़ दीजिए चेतन जी। पढ़ सकते हैं जी। तो यूजेस यूनी सोलर सिस्टम। अब हर एक वर्ड जो है वो मुझे लगता है कि उस पर व्याख्या लगेगी। इट ट्रैक्स बोथ द मून एंड द सन, सो आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू हिंदू न्यू ईयर, क्योंकि सरिता जी ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो मून और सन है दोनों की मूवमेंट ट्रैक करके जो लूनर के जो कैलेंडर है हिंदू नववर्ष का जो हम मनाते हैं वो उन सब दोनों पे आधारित है। तो चेतन जी लिखते हैं कि द न्यू ईयर वेरीज बाय रीजन। उगादी, गुड़ी पाड़वा फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्रा, जैसा आपने भी कहा था प्रदीप जी की विद इन इंडिया ऑल्सो इट वेरीज, दैट फॉल्स इन मार्च टू अप्रैल while others celebrate Diwali, New Year or Baishakhi. The calendar staged anchored to the solar year through the concept of nakshatras, that is lunar mansions, and periodic intercalary months. The epoch starting point is rooted in Vedic astronomy and the Saptarishi cycle. अच्छा। तो इसीलिए शायद वो दोनों की कैलकुलेशन को लेते हैं और वो स्थान के अनुसार वैरी करता है। Now the Chinese calendar, also lunisolar, but uses a completely independent astronomical tradition. New Year falls on the second new moon after the winter solstice, hence late January to mid-February. So इन्होंने बताया कि रीज़न क्या है, कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग तथ्यों पर आधारित है और इसीलिए शायद चाइनीज़ न्यू ईयर जनवरी फरवरी में आता है और हिंदू नववर्ष जो है वो अप्रैल में आता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है चेतन जी। और मैं अच्छा इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपने युगादि की बात की। हम लोग जनरली, आपकी न्यूज़ में नहीं था लेकिन हम लोग जनरली युगाब्द की बात करते हैं। अब युगाब्द की नए साल की शुरुआत हुई है तो 5126वां साल आरंभ हो गया है युगाब्द। अच्छा, तो हाँ मैंने सिर्फ विक्रम संवत के बारे में कहा था, लेकिन हम लोग जनरली उसे युगाब्द को जोड़ देते हैं क्योंकि वो सबसे पुराना कैलेंडर है। 5126। तो इंडिया की तो ब्यूटी ही वही, इंडिया तो अपने आप में एक वर्ल्ड है। हर जगह अलग जो त्योहार हैं, जो उनका पहनावा है, जो खान पान है, वो इतना अलग है कि आपको लगेगा कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गए हैं अगर आप साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट जाएं। तो वो जो नववर्ष है वो भी अलग अलग टाइम में और अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होता है। राम जी लिखते हैं, ग्रेट प्रोग्राम टीम, लव द सॉन्ग्स। चेतन शाह जी फिर लिखते हैं, योगेश जी, फुल नेम इज़ योगेश गौर। और धन्यवाद चेतन जी। आई थिंक उपाध्याय जी ने भी ये नाम हमें पहले बताया था जो मुझे आज ही पता चला। रमेश जोशी जी लिखते हैं, गुड डे रेडियो हॉक jockeys, I think, yeah. Great efforts and make this radio program. My suggestion is you should have two new sad news and happy news. And I would like to know why, because news is news. We can't say it's happy news or sad news. It's like the facts. Mm-hmm. So if it's something sad, we can't present it as happy news. And if it's really something happy, we can't present it as something sad. तो मैं जानना चाहती हूँ आपने ऐसा क्यों लिखा है जोशी जी? इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए तो हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों पर विचार किया जाए। हमारे श्रोता कुछ और फीडबैक दे रहे हैं, बट हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं इस गाने को सुनने के बाद। प्रदीप जी नहीं, आप गाने का टाइम नहीं बचा है रंजना जी। ऐसा है कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बात कर ली। हम एक रामचरितमानस का जो कार्यक्रम हो रहा है 11 से 15 तक, उसके बारे में बता देते हैं, फिर एक गीत सुनाएंगे। आज आपके लिए हमारे पास एक खास सूचना है कि कुटुंब, परिवार
श्री रामचरितमानस सत्संग और सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। स्पेशल इनवाइटी हैं श्री धवल कुमार जी, जो कि ये पाठ करेंगे। और वेन्यू है द रीजेंट्स फंक्शन सेंटर, 8/18 जॉर्ज यंग स्ट्रीट, रीजेंट पार्क। 11 से 15 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपसे अनुरोध है कि इसमें भाग लेकर अपना और अपने समाज का कल्याण करें। आप संपर्क कर सकते हैं राज जी को 0411-766-170, 0411-766-170। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुराते, कौन सा फूल चुरा के रखने मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। समझ न पाऊं किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे मन दौड़ने लगता है। रंजना जी, आप कुछ और पढ़ने वाली थी? एक इसरो चंद्रयान सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ उसके बारे में राजीव निगम जी ने कुछ साझा किया है हमसे, और वो लिखते हैं कि
I think India ISRO Chandrayaan satellite has already sent pictures on the southern side of moon in comparison to NASA, which has sent after ISRO has already done earlier. NASA has sent human in their rocket in comparison to ISRO robot technology. So kahin na kahin ISRO is progressing well and they are doing in advance. वो भी एक अच्छी खबर है क्योंकि आज नासा का जो है वो लॉन्च हुआ है सैटेलाइट ऑन मून और उन्होंने ह्यूमन को भेजा है, तो शायद कुछ और नई जानकारी हमको मिले उसके द्वारा। और जो एक हमारा जो कार्यक्रम है वो अब समाप्ति की तरफ आ रहा है प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि एक हम देख लें कि हमने क्या क्या सुना और क्या किया आज के कार्यक्रम में, और कैसे श्रोताओं का फीडबैक हमारे लिए कितना ज़रूरी है, अगर आप उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली श्रोता लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कार्यक्रम और अच्छे से अच्छा करें। आप श्रोता लोगों से अनुरोध है कि आप हमें बताएं कि हम अपने कार्यक्रम में और किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जानकारी अगर हमें रहेगी तो हम उसी हिसाब से कार्यक्रम और अच्छा करेंगे। जी, हम हमेशा प्रयास में हैं कि हम कार्यक्रम को और अच्छा बनाएं। और रमेश जोशी जी, मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगी, आपने एक सजेशन डाला है कि my suggestion is क्या बुरा should have two news, sad and happy news, which we are not clear, and if you can provide more insight to that. अच्छा रंजना, हमारे लिए कि समय कम है और हम अपने श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है, और हम अपने श्रोताओं को वो शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये सप्ताह अच्छा रहे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। और हम एक संदेश के साथ आपके लिए एक छोटी सी बात का गाना छोड़ के जाते हैं। योगेश जी का, फिर से योगेश गौर जी का गाना छोड़े जाते हैं। आज खूबसूरत गीतों की झड़ी लग गई है, और श्रोताओं आप हमें अपना जो अनुभव है वो जरूर बताएं। तो हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, रख रहे हैं जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है,